हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विवेचना करें। देखिए, जो हम सभी व्यक्ति को, हम सभी जितने भी सारे हम लोग नागरिक हैं, वो सभी को मानव अधिकार प्राप्त है। ठीक है, हम सभी को अधिकार प्राप्त है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर हमारे अधिकार के साथ गलत होगा, हमारे अधिकार को कोई छीनेगा, तो उसका देखभाल कौन करेगा? तो उसके लिए आयोग बनाया गया। यही आयोग एक संस्था है, ठीक है, जो सिर्फ ये देखती है कि कहाँ पे कौन सा अधिकार को छीना जा रहा है, किसके साथ गलत किया जा रहा है। यही सब चीज़ों को देखा जाता है और न्याय दिलाया जाता है। किसके द्वारा? आयोग द्वारा। तो उसी का नाम दिया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग, जो अधिकारों का देखने का काम करती है। जितने भी सारे संविधान के द्वारा हमें अधिकार प्राप्त है, उन सभी अधिकारों का संरक्षण यानी कि बचाव, देखभाल करने का कार्य करती है आयोग द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। यह एक भारतीय संस्था है। यह एक कौन सा संस्था है? भारतीय संस्था, जो हम लोगों के लिए कार्य करती है। ठीक है, जिसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। मतलब लोगों को, जितने हमारे देश में जितने सारे लोगों के, नागरिकों को जो व्यक्तित्व अधिकार उनको प्राप्त है ना, वो सभी अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। मतलब देखभाल किया जाता है, बचाया जाता है इस आयोग के द्वारा। यह आयोग मुख्य रूप से भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार की स्वतंत्रता रूप से रक्षा करती है। मतलब यह आयोग क्या करती है पता है? भारतीय संविधान के द्वारा जितने सारे हमें मानव अधिकार प्राप्त है ना, जितने भी सारे हमें अधिकार प्राप्त है ना, उस अधिकार को स्वतंत्र रूप से रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, भारत के संविधान के द्वारा जितने भी सारे हम नागरिकों को अधिकार प्राप्त है ना, वो अधिकार लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही तरीका से लोग प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ कोई अधिकार छीना तो नहीं जा रहा है, ये सभी का स्वतंत्र रूप से देखभाल कौन करती है? ये आयोग करती है कि संविधान के द्वारा जितना लोगों को अधिकार दिया गया उतना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मानव अधिकार सभी क्षेत्र में समान रूप से हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देती है। जो मानव अधिकार है ना, वो सभी क्षेत्र में, हर जगह समान रूप से, बराबर रूप से हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देता है कि आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहिए। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समाज में समानता और निष्पक्षता के भाव को प्रकट करता है। जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना, इस आयोग के जो लोग होते हैं ना, ठीक है, इसके जो अधिकारी लोग होते हैं ना, वो हमेशा समाज में समानता लाने का प्रयास करती है और निष्पक्षता, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, जिसके कारण नागरिकों का जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। जिसके कारण लोगों का जीवन जो होता है वो सकारात्मक होता है, मतलब अच्छा होता है, और वो लोग अपने अच्छे तरीक़े से विकास कर पाते हैं अपने जीवन में। ठीक है, अगर हमारा समाज में भेदभाव किया जाएगा, लोगों को अच्छा तरीक़ा से अधिकार नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों सकारात्मक रास्ते पर नहीं चलेंगे। ठीक है, लोगों के मन में नकारात्मक विचार आएंगे। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का जो गठन होता है ना, यानी इसके आयोग में सदस्यों का गठन कैसे किया जाता है, तो इसका जो गठन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो हुआ है वो पहले 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। चलिए, उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा, किसके साथ? प्रधानमंत्री के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में, उसके साथ में, ठीक है, 7 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। मतलब कौन करती है इसका गठन? राष्ट्रपति करती है। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री के साथ करती है। और कितने 7 सदस्य की समिति के सिफारिश के आधार पर करती है। समझ गए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 7 सदस्य की समिति के सिफारिश पर करती है इसका गठन। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। और इसका सदस्यों का गठन कैसे होता है आपको पता चल गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 7 सदस्य। अब ये 7 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों विपक्ष नेता होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की भी उपस्थिति होती है, जो कि मैंने ऊपर भी देखा। ठीक है, तो ये हो गया। आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। और इसमें
राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है, जिसमें 7 सदस्य की समिति होती है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, संसद के दोनों विपक्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की भी उपस्थिति होती है। चलिए अब यहाँ पे इसी के साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसी के गठन के साथ। देखिए, माना जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सिद्धांत पेरिस के मानव अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो हमारे मानव अधिकार आयोग का सिद्धांत है ना, वो पेरिस के मानव अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब पेरिस से ही लिया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पेरिस सिद्धांत विश्व भर में स्वतंत्रता के लिए लोकप्रिय माना जाता है कि जो पेरिस का मानव अधिकार का स्वतंत्रता जो वहाँ लागू है ना, जो वहाँ लोगों को मानव अधिकार प्राप्त है ना, वो लोगों को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करती है और सबसे अच्छा माना गया है। इसीलिए पूरी दुनिया भर के लगभग सभी देश में पेरिस के सिद्धांत का ही मूल रूप से पालन करते हैं, क्योंकि पेरिस में स्वतंत्रता आने की मानव अधिकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है और विश्व भर का सबसे अच्छा उसी को माना गया। इसलिए लगभग सभी देश पेरिस के ही मानव अधिकारों का प्रयोग करती है। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों गठन इसका, ठीक है। अब देखेंगे इसका संरचना, इसकी बनावट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना कई चरणों में की जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 7 सदस्य की मुख्य भूमिका होती है। कुल 7 सदस्य होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था। देखिए यहाँ पे 7 सदस्य होती है, एक अध्यक्ष होती है और 7 सदस्य होती है, ठीक है। एक अध्यक्ष, उसके नीचे 7 सदस्य। तो 7 सदस्यों की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें एक अध्यक्ष की उपस्थिति होती है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। और यही एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अध्यक्ष का होगा ना। तो इस प्रकार से आयोग द्वारा लिए गए हर महत्वपूर्ण निर्णय में अध्यक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। मतलब 7 सदस्य होती है, एक अध्यक्ष होती है, और इस आयोग के द्वारा जितने भी सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, जितने भी सारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसका होता है? एक अध्यक्ष का, क्योंकि अध्यक्ष के ही रास्ते पर चलते हैं सारे सदस्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बनावट होती है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 2 चीज होते हैं ना, एक अध्यक्ष भी होते हैं और एक सदस्य भी होते हैं। एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं। इस सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। मतलब ये अध्यक्ष और सदस्य जो जितने भी सारे होते हैं वो 3 साल तक ही अपने कार्य यानी अपने आयोग में रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी सदस्य की आयु 70 वर्ष पूरी हो गई है तो उस स्थिति में उनके कार्यकाल को समाप्त कर दिया जाता है। अगर किसी सदस्य का 70 वर्ष पूरा हो गया तो उसको कार्यकाल आने की उसका काम को समाप्त कर दिया जाएगा, फिर वो काम नहीं करती है, ठीक है। इसके पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति की जाती है। उसके बाद जितना उसको रिटायर किया जाता है, जितना हटाया जाता है जितना सदस्य को, उतना ही सदस्य को पुनः क्या कर लिया जाता है? उसका नियुक्ति कर लिया जाता है, चाहे वो सदस्य हो चाहे वो अध्यक्ष की नियुक्ति हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर यानी कि अगर मान लो अध्यक्ष का रिटायरिंग होता है, ठीक है, वो रिटायर हो जाते हैं, तो उसके जगह पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सबसे ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट न्यायाधीश, महत्वपूर्ण न्यायाधीश जो सबसे ऊंचे लेवल पर होते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा इसमें उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाने की संभावना रहती है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश यानी जो मेन लीडर होते हैं उसका तो नियुक्ति की ही जाती है, उसके साथ साथ जो उसके नीचे वाले, ठीक है, अन्य न्यायाधीश होते हैं उसका भी नियुक्ति किए जाने की संभावना होती है। किसके आधार पर? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के आधार पर, यानी उसके जगह पर, है ना। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर हो जाते हैं तो उसके जगह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो फिर उसके मुख्य न्यायाधीश के जो नीचे अन्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्ति। इसको आप लोग कार्य भी बोल सकते हैं या तो फिर शक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी अगर चेंज करके दे दे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, गठन, शक्ति, कार्य के वर्णन करें, तब भी आपको आंसर यही डालना है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां कुछ इस प्रकार है। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास क्या क्या शक्ति होती है, उन लोगों उन अधिकारियों के पास क्या क्या शक्ति होती है, ठीक है। तो पहला शक्ति है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मतलब कि अगर लोगों के किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, लोगों को किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उस पर हस्तक्षेप करना, मतलब उस पर दखल अंदाजी करना, उस पर बात विचार करना, उस पर न्याय दिलाने का काम करना, इस आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब किसी भी व्यक्तियों के अधिकार के साथ अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे हस्तक्षेप करती है कौन? इस आयोग यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारी लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मानव अधिकार का उल्लंघन करने से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरी जांच पड़ताल कर सकता है। मतलब मानव अधिकार का हनन हुआ है, उसका मानव अधिकार को छीना गया है, तो कैसे छीना गया, नहीं छीना गया, उससे संबंधित हर मामले में
आयोग की पूरी जांच करने की उसको अधिकार है कि वो पूरा जांच कर सकता है कि इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हुई थी, या तो क्यों इसके अधिकार को छीना गया था, या तो फिर क्यों मानव अधिकार का हनन किया गया, छीना गया, क्यों इसमें उल्लंघन आया। तो इसकी जांच पड़ताल पूरा कर सकती है कौन? आयोग के लोग। तीसरा पॉइंट, यह देश का एकमात्र ऐसा आयोग है जो कभी भी किसी भी कारागार का दौरा कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा मात्र आयोग है, ये हमारा जो मानव अधिकार आयोग है वो एक ऐसा आयोग है जो कभी भी किसी भी कारागार पर, यानी कि कोई भी काम पर, किसी भी जगह पर दौरा कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे जा सकता है और उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं ना। एवं उसके साथ साथ कैदियों की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण भी कर सकता है। जो कैदी लोग होते हैं ना, बंद होते हैं जेल में, उस सभी कैदियों, कोई जरूरी नहीं कि जो जेल में बंद है कैदी वही, कोई भी जो किसी भी तरीके से कहीं कैद है ना, वो सभी का निरीक्षण ये कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारी लोग क्या कर सकते हैं? कैदियों की स्थिति में सुधार लाने के अपने सुझाव को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर इन लोगों को ऐसा लगेगा कि इस कैदियों का जीवन में थोड़ा सा और सुधार लाने की प्रयास किया जाना चाहिए, इनके कुछ और अधिकार मिलना चाहिए, तो वो आयोग निश्चित रूप से कर सकती है। इतना अधिकार होते हैं उसके पास, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान आने की जांच कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होते हैं ना, वो मानव अधिकार से संबंधित किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, मानव अधिकार से संबंधित किसी भी क्षेत्र, मान लो किसी भी स्कूल में हो गया, किसी भी कार्यालय में हो गया, किसी भी सरकारी कार्यालय में हो गया, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वो जांच का कार्य कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जितने भी सारे अधिकार में नियम कानून हैं, जितने भी अधिकार मिले हुए हैं, कहीं उसमें उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका पालन हो रही है नहीं हो रही है, किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो जांच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यह 5वां पॉइंट, ठीक है, यह देश के संविधान एवं कानून के माध्यम से यह मानव अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ उनमें बदलाव भी कर सकता है। देखिए, ये आयोग के लोग क्या कर सकते हैं पता है? संविधान, देश के जो संविधान है एवं कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और कानून के माध्यम से यह मानव अधिकारों का रक्षा करती है। जो अधिकार के द्वारा जो संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसका ये रक्षा करती है, ठीक है। और उसी के आधार पर, उसी के पालन करते हुए इस अधिकारों में कुछ बदलाव भी कर सकती है। इसके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है कि संविधान का रक्षा करेगी, संविधान में जो नियम कानून है उसका रक्षा करेगी, और उसके साथ साथ कोई नियम कानून का बदलाव भी कर सकती है। ये आयोग के पास अधिकार होती है। छठा पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार को भी मानव अधिकार का उल्लंघन करने से रोकने का कार्य भी कर सकता है। देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है ना, वो केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र मतलब देश लेवल पर, राज्य मतलब एक स्टेट लेवल पर, यानी जैसे झारखंड बिहार हो गया, ये राज्य लेवल पर या देश लेवल पर, दोनों प्रकार के सरकारों को मानव अधिकार का उल्लंघन करने से संबंधित रोकने का कार्य कर सकता है, ठीक है। कि हाँ, इस राज्य में थोड़ा सा अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ के सरकारों को आदेश दे सकती है, तो फिर वहाँ पे उल्लंघन जो हो रहा है उसको ये सही करने का इसके पास अधिकार है, किसी भी तरीक़ा से उसको रोकने का कार्य कर सकती है, चाहे तो वो देश लेवल पर ही क्यों ना हो। 7वां पॉइंट है, आयोग ऐसे अन्य कार्यों को भी करेगी जिन्हें वह मानव अधिकारों की अभिवृद्धि हेतु आवश्यक समझेगा। मतलब आयोग इसके साथ साथ और भी अन्य ऐसे भी कार्य करेंगे जो वो मानव अधिकारों के लिए इंपॉर्टेंट समझेंगे, मानव अधिकारों के लिए आवश्यक समझेंगे कि हाँ, ये अधिकार मानव को मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से जितने भी सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो सभी पर वो कार्य कर सकते हैं। 8 नंबर है, आयोग जांच पूरा कर लेने के पश्चात उपयुक्त सरकार अथवा पदाधिकारी से यह अनुशंसा कर सकता है कि जहां जांच से मानव अधिकारों को उल्लंघन किए जाने का खुलासा होता है उससे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। देखिए, आयोग के पास ये पूरी अधिकारी होता है। अगर आयोग जांच कर लेती है कि हाँ, यहाँ पे ये गलत पाया गया, ठीक है, यहाँ पे अधिकारियों का उल्लंघन किया गया किसी के द्वारा, तो किसी को गलत पाए जाने पर आयोग के पास इतना शक्ति होती है कि वो किसी भी अधिकारी को, जो अधिकारी के अंतर्गत आता है, जैसे मान लो कि कोई किसी का मर्डर कर दिया है तो मर्डर करना ये पुलिस वगैरह प्रशासन के हाथों में आती है, तो ये आयोग के पास शक्ति होती है कि किसी भी अधिकारी को ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी गलत हुआ उसके प्रति विरुद्ध कार्रवाई करे, ठीक है, उसके प्रति विरुद्ध कार्रवाई करे, ठीक है। मतलब जिसके डिपार्टमेंट में जो चीज़ आता है तो आयोग के पास इतना शक्ति होती है ना, इतना पावर होती है कि जो डिपार्टमेंट जिस अधिकारी के अंतर्गत आता है उसको ये आदेश दे सकती है कि ये गलत हुआ है, इसके जांच पड़ताल में गलत पाया गया तो उसको कार्रवाई किया जा सकता है। एंड 9 नंबर है, मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। देखिए, मानव अधिकारों के क्षेत्र में, यानी मानव के अधिकारों के लिए कोई भी रास्ता, कोई भी क्षेत्र में अगर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, को ऐसा संगठन है जिसको सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं मिलती है, फिर भी वो मानव अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है, मानव अधिकारों के लिए कार्य कर रही है, तो उसको प्रोत्साहन देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम इस आयोग करती है कि हाँ, ये सरकारी में ना होते हुए भी अधिकारों की रक्षा कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने का काम करती है कौन? ये आयोग के द्वारा, ठीक है।
अब देखते हैं थोड़ा सा इसका निष्कर्ष दोस्तों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने अधिकार बढ़ाने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने अधिकार और बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे देश में अधिकार और रक्षा हो सके, अधिकारों का बचाव हो सके, है ना। इससे पीड़ितों को न्याय दिलवाने में विभिन्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि देखो, जब इसके अधिकार में बढ़ावा होगा ना, तो जो हमारे देश में लोग पीड़ित होते हैं ना, उसको न्याय दिलाने का काम और बढ़ाया जा सकता है। ये और अच्छे तरीक़ा से न्याय दिला सकते हैं ना। आयोग के पास पीड़ितों को आर्थिक राहत के साथ साथ अंतरिम और तत्काल राहत प्रदान करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या, आयोग के पास ये अधिकार होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गरीब है तो वो उसको आर्थिक सहायता कर सके, और किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उसको सहायता कर सके, इतना अधिकार आयोग को मिलना चाहिए, है ना। आयोग के पास मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का भी अधिकार होना चाहिए कि जो गलत कर रहा है उसको दंडित किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से हम इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी में बताएं, मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।